नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेश मिश्र आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज का सेशन थोड़ा और रोमांचक है क्योंकि अभी तक हमने 3 वीडियो देख लिए हैं। एक पाठ्यक्रम पे हमने चर्चा की और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है, और दूसरा वीडियो जो मुख्य रूप से तीसरा वीडियो था हिंदी साहित्य लेखन इतिहास लेखन की परंपरा पर हम बात कर रहे थे। आज भी हमारा वीडियो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन पर होगा। आज हमारे साथ हमारे कुछ विद्यार्थी भी सेशन में जुड़ेंगे और वो अपने प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रश्न आपकी विचारधारा से संबंधित हैं। जैसे आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे वैसे ये विद्यार्थी हैं, उनके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे होंगे। बात करने से पहले मैं कबीर के एक दोहा से शुरुआत करता हूं। कबीर कहते हैं, आज 21वीं सदी में हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार एक मनुष्य के अंदर एक समस्या होती है कि वो हमेशा दोष दूसरों को देता है। कभी भी कोई दिक्कत हुई तो हम या तो ईश्वर को दोष देते हैं या सामने वाले को। स्वयं को दोष देने के लिए हम कभी नहीं सोचते। तो भक्ति काल के सबसे बड़े विद्रोही कवि कबीर दास ने एक दोहा कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य को हमेशा दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले स्वयं पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों में तो कमियां ढूंढते हैं, लेकिन शायद अगर अपने में कमियां ढूंढें तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों में कमियां ढूंढकर हम केवल अपने आप को परेशान कर सकते हैं, समस्याओं से ग्रसित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर। अभी तक हमने मुख्य रूप से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा पर जो बातें की, मैं आपसे भी प्रश्न पूछ रहा हूं, अपने विद्यार्थियों से भी पूछ रहा हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आप में से कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ। हाँ बोलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। शायद इन्होंने कक्षाएं ध्यान से नहीं देखी हैं, न सुनी है। हाँ हर्षा जी, बहुत अच्छा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गाधत दासी ने किया। यह प्रश्न आपको हूबहू ऐसे ही परीक्षाओं में मिलेगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो एक बड़ा नाम आपके सामने आता है और वो नाम है फ्रेंच विद्वान गाधत दासी का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1839 में। ये सारी बातें मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं, बस विद्यार्थियों के माध्यम से मैं उसको पुनः आपके दिमाग में रिवाइज करा रहा हूं कि आपको पुनः वो चीजें याद आ जाएं, तो फिर हम आगे बात करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात डॉक्टर गाधत दासी ने किया। गाधत दासी वो विद्वान है जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को फ्रेंच भाषा में लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने 1839 में एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी। इसमें मुख्य रूप से 2 शब्दों पर हमें आपका ध्यान पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं और मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा और चाहूंगा कि आप कमेंट में उत्तर भी दें। इसमें 2 शब्द आते हैं, इंदोई और हिंदुस्तानी। इन दोनों शब्दों को किस आशय, इसका आशय क्या समझा जाए? तो इंदुई का मतलब कोई आप में से बता सकेगा? हिंदवी। हिंदवी का अर्थ था, हिंदवी का वास्तविक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो हिंदवी से था, और हिंदवी का मतलब हिंदी। और दूसरी जो शब्द आता है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का मतलब क्या है? हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू। मतलब हिंदी और उर्दू के कवियों का संकलन करने का प्रयास गाधत दासी ने इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में 1839 में किया। इसमें टोटल 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं और शेष कवि उर्दू के हैं। अब आगे की हम बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की सूत्रपात तो हो चुका है, लेकिन उस पुस्तक में अभी तक किसी भी विद्वान ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। लेकिन अगर हम विचार करें तो इस पुस्तक का अनुवाद भी किया गया है, और यह अनुवाद कब किया गया है? 1952 में किया गया है। और किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। बहुत अच्छे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। अब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ मिलता है। कौन सा मिलता है भाई, बताओगे आप लोग? ये बात आप कमेंट में भी उत्तर देंगे हमें कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोद, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। जी सर। अब अगला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि ये किस पद्धति पे लिखा गया।
मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर बात की थी कि मुख्य रूप से 4 पद्धतियां होती हैं: समाज, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विवेकवादी पद्धति। तो ये मुख्य रूप से जो पहला इतिहास ग्रंथ गार्हस्थ्यतासी का है और दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का जो हिंदी भाषा में लिखा गया, ये किस पद्धति पर लिखा गया है, इसका उत्तर आप सभी देंगे कमेंट में। हमारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं उनको शायद ये उत्तर पता होगा। ठीक है, किस पद्धति में लिखा गया? वक्र। देखिए, इसीलिए क्लासेस इसी तरह होनी चाहिए जिसमें हम विद्यार्थियों से लगातार बात करें। ऑनलाइन कक्षा में यही समस्या होती है कि हम विद्यार्थियों से, शिक्षकों का सीधे व्यवहार नहीं हो पाता, इसलिए ऑनलाइन कक्षा और ऑफलाइन कक्षा में थोड़ी सी समस्या है। अब मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप कमेंट में दें, वैसे इसका उत्तर मैं बता भी दूंगा कुछ देर बाद। इसके बाद हम देखें तो शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य शिव सिंह सरोज, वो 1883 ईस्वी में आता है। इसमें लगभग 1000 कवियों का उल्लेख है, लेकिन अभी तक इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आगे की तरफ बढ़े तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में प्रकाशित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसको गार्हस्थ्यतासी ने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा और इसमें पहली बार काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, बस केवल आपको याद दिलाने के लिए मैं दोबारा इस पर बात कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास जिस विद्वान ने किया उनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 लोग शामिल हैं। मिश्र बंधु विनोद, उनके ग्रंथ का नाम है जो 1914 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ। उसके 3 खंड 1914 में और चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 3 लोग शामिल थे। नंबर 1 गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आपकी परीक्षाओं में जो विकल्प वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपको एक चौथा नाम भी मिल सकता है, कृष्ण बिहारी मिश्र। आपको यह ध्यान रखना है कि मिश्रा बंधुओं में 3 ही लोग शामिल हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। चौथा ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, उसी पर आपको टिक लगाना है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सबसे व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ मिलता है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इतिहास ग्रंथ आपका 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है, लेकिन यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से इस रूप में नहीं लिखा गया था। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हो रही थी, उसका नाम था हिंदी शब्द सागर। कहां से प्रकाशित हो रही थी? नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा काशी। अब मैं आगे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक विषय आ गया है, नागरी प्रचारणी सभा। हम कह सकते हैं ये पूरे भारत का हिंदी का पहला पुस्तकालय था जहां पर हिंदी की पांडुलिपियां आपको मिल जाएंगी। ये 1893 में स्थापित हुआ। सन 1893 में ये स्थापित हुआ और ये कहां पर है वर्तमान में? ये काशी, इसको पहले कहा जाता था, अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये स्थापित है। ये एक ऐसा पुस्तकालय है जहां पर हिंदी की प्राचीन ग्रंथ आपको सुलभ रूप से मिल सकते हैं। 1893 में इसकी स्थापना हुई। इसी नागरी प्रचारणी सभा से एक पुस्तक निकल रही थी जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। जी सर, नाम था हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पुस्तक की भूमिका लिखते हैं और उस भूमिका का नाम है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से इस पुस्तक की भूमिका लिखते हैं
किसकी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखते हैं और बाद में ये पुस्तककार रूप में सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित होता है। अब यह एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का एक बृहद और व्यवस्थित रूप आपके सामने प्रस्तुत करता है। इससे पहले जो भी इतिहास ग्रंथ आए, मैंने आपसे बताया कि इससे पहले जितने भी लोगों ने काम किया वो केवल एक प्रकार से संग्रह का काम किया, कलेक्शन ऑफ पोएट्स। उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन सा कवि किस काल का है, उसको कहां व्यवस्थित रूप से देना रखना चाहिए। कल कुछ लोगों ने कवियों के नाम के आधार पर कवियों का संकलन कर दिया, कुछ लोगों ने कवियों की जन्मतिथि के आधार पर उनका संकलन कर लिया। उस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि उस काल की परिस्थितियां क्या थी, उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार कविताएं लिखी जा रही थी और उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब ये इतिहास ग्रंथ आता है, इसको हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है और अधिकतर आपको कई विद्वान आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। और मैंने पहले वीडियो में ये पुस्तक आपको दिखाई थी। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य की। अगर आप हिंदी साहित्य से आगे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पुस्तक अपने साथ रखनी चाहिए। इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है, थोड़ी बच्चों को कम समझ में आए, विद्यार्थियों को, लेकिन एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को पारंगत बनाता है। हम किसी चीज को एकाएक नहीं सीख लेते, उसको हम लगातार प्रयास करते हैं तो हम सीखते हैं। इसीलिए पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, आप इसको खरीदिए, ऑनलाइन भी उपस्थित है। इस पुस्तक को आप एक बार दो बार पढ़ेंगे, आपको कम समझ में आएगी, लेकिन भागना नहीं है, क्योंकि भाग जाने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। हमें मालूम है अपना हुनर, हम वो दरिया हैं जिस ओर मुड़ जाएंगे रास्ता हो जाएगा। तो जो युवा पीढ़ी है वो भारत की सबसे मजबूत धरोहर है, क्योंकि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी भारत है। लेकिन क्या इस जनसंख्या का कोई महत्व है? जनसंख्या है तो समस्याएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनसे सुधरने का यही उपाय है कि अगर भारत का युवा गलत रास्ते पर नहीं सही रास्ते पर जाए तो शायद ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, अब आपसे मैं प्रश्न करूंगा कि ये इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया? कोई बता सकता है? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई बात नहीं। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं कि वो कमेंट में इसका उत्तर दें कि किस पद्धति पर लिखा गया। मैं एक बार पुनः इन चारों पद्धतियों पर शॉर्टकट में बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ इसका उत्तर दे देना चाहता हूं। ये इतिहास ग्रंथ, इसको आप यहाँ पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, यह इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति पे, एकदम सही, यह इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ये पुस्तक है, ये आपको हिंदी साहित्य को पूर्ण ढंग से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक सिद्ध हो सकती है। इसमें इन्होंने बहुत तार्किक और सुव्यवस्थित ढंग से काल विभाजन और उनका नामकरण, इन दोनों पर बहुत फोकस किया है। जैसे कि आप सुनते आ रहे होंगे कि पहला जो काल है हिंदी साहित्य का, उसका आदिकाल नाम दिया गया, लेकिन शुक्ल जी ने उसको आदिकाल नाम न देकर वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल ऐसे ही नहीं कह दिया कि केवल हम आदिकाल को वीरगाथा काल कहेंगे। उसमें उन्होंने बकायदा 12 ग्रंथों का तथ्य दिया है और 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। मैं आगे जब नामकरण और काल विभाजन पढ़ाऊंगा तो उन ग्रंथों के नाम भी आपको बताते हुए चलूंगा। फिलहाल अब हम इसके बाद की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आई उन पर बात करते हैं। आप लोग भी बकायदा लिखते रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, कि हिंदी साहित्य की ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में आते हैं। कुछ शुक्ल जी के विचारों से
एकदम हूबहू मिलते दिखाई देते हैं, और कुछ इतिहास ग्रंथ ऐसे भी हैं विद्वानों के जो शुक्ल जी की अवधारणा का विरोध करते हुए नजर आते हैं। तब हिंदी साहित्य का ये जो इतिहास ग्रंथ है, इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ 1937 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और मैं इसका नाम लिख रहा हूं आपके सामने। 1937 ईस्वी में प्रकाशित होगा, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास 1937 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कहीं कहीं ये 37, कहीं कहीं 38 मिलेगा, तो आप 38 ही लिख लीजिए। 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो रहा है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार भी हैं। इन्होंने बहुत सारी एकांकियां लिखी हैं, और एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। दीपदान एकांकी के भी रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ की जो भाषा है वो काव्यात्मक भाषा है, जो पाठकों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन इसमें इन्होंने केवल आदिकाल और भक्ति काल तक की ही अवधि को स्थान दिया है। इसके आगे का भाग ये नहीं लिख पाए, और इन्होंने निर्गुण धारा को संत काव्य धारा नाम दिया, और प्रेमाख्यानक काव्य धारा को सूफी काव्य धारा नाम दिया। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास है, अगर आपको भक्ति काल तक की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करनी है तो आप इस इतिहास ग्रंथ को भी देख सकते हैं। ये शुक्ल जी की परंपरा का ही पालन करते हुए नजर आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बातें की उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब अगला इतिहास ग्रंथ, अब हम केवल मुख्य रूप से इतिहास ग्रंथों के नाम लिखेंगे, क्योंकि तो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने बता दी हैं। कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, उन पर हम बात करेंगे। तो एक इतिहास ग्रंथ है, एक बड़ा विद्वान है, एक बड़े विद्वान है हिंदी साहित्य के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। मुख्य रूप से तो कुछ इतिहास जो इनकी पुस्तकें प्राप्त होती हैं, ये इनके व्याख्यानों का संग्रह किया गया है। जहां जहां इन्होंने व्याख्यान दिए उसको संकलित किया गया है। वैसे जो पहला इनका जो ग्रंथ प्राप्त होता है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। ये 1940 में, सन 1940 में ये प्रकाशित होती है, सन 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका। अब ये कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से इसको नहीं लिखा। ये पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा कि यह कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं है। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने से एक साहित्य की इतिहास, जो साहित्य की इतिहास दृष्टि होती है, वो आपको समझ में आएगी कि साहित्य किस प्रकार लिखा जाता है, या साहित्य समाज को किस प्रकार अवलोकित करता है। ये सारे बिंदु आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। तो ये पुस्तक अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अतिरिक्त इनकी 2 पुस्तकें और हमें प्राप्त होती हैं। एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1952 में। मैं इसलिए बार बार समय लिखता हूं क्योंकि समय
बहुत कुछ निर्धारित करता है कि जब ये पुस्तक आई उस समय की जो भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो कितनी बदल चुकी या उनको किस प्रकार से इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया है, इसलिए समय पर मैं थोड़ा ज्यादा केंद्रित रहता हूं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये भी 1952 ईस्वी में ही प्रकाशित है, 1952, सन 1952 ईस्वी। अब ये तीसरी पुस्तक है, आप देख रहे हैं इसका नाम हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इससे भी ये स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल है उसका नाम आदिकाल किसने दिया है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम नामकरण पढ़ेंगे तो फिर इस बात को दोहराएंगे, लेकिन आपको यहीं से याद रखना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल अगर किसी विद्वान ने नाम दिया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसमें आदिकाल के स्वरूप के निर्धारण पर बात की गई है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाए, और साथ साथ हिंदी साहित्य में भक्ति काल के आने से पूर्व जो परिस्थितियां थी उन सभी चीजों पर हिंदी साहित्य के आदिकाल में बात की गई है। अब ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जितने मैंने आपको बताए ये हैं, इसके अतिरिक्त भी 2-4 नाम और लिख लीजिए आप, जिनका आपको मान लीजिए किसी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखें। एक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके राइटर हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये 1965 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ आया है, सन 1965 ईस्वी, सन 1965 ईस्वी। ये एक प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसी को आधार स्वरूप में रखते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। बस कुछ इसके इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ी हैं, लेकिन अधिकतर बातें रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही प्रेरित नजर आती हैं। इसके बाद एक पुस्तक जो अधिकतर विद्यार्थियों के पास सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाती है और उनको हमेशा एक बात का ये भ्रम रहता है कि वह पुस्तक हिंदी साहित्य की स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ है, मैं इसको बार बार अभी मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये पुस्तक लिखी नहीं गई, जब लिखी जाती है तो वो एक स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ होता है। यह पुस्तक ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा संपादित है, ठीक है, इसको संपादित किया गया है, लिखा नहीं गया है। इस पुस्तक को कई विद्वानों ने अलग अलग खंड, जैसे भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल में हिंदी कहानी, निबंध, उपन्यास या हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, हिंदी का लोक साहित्य, इन सभी चीजों पर अगर अलग अलग विद्वानों ने उस पर बात की है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। बस केवल काम क्या किया डॉक्टर नगेंद्र ने कि कुछ पॉइंट उसमें उन्होंने भी लिखे हैं और कई लोगों के सहयोग से इस पुस्तक को इन्होंने संपादित किया है। संपादित करना और लिखना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। संपादित करने का मतलब यह है
कि मान लीजिए कोई पुस्तक है, उसमें आदिकाल पर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया अपनी विचारधारा, भक्ति काल पर किसी दूसरे ने लिख दिया, रीत काल पर किसी तीसरे ने लिख दिया। अब इन सभी चीजों को, उनके द्वारा लिखे गए चीजों को एक जगह एकत्रित करना, उनका कलेक्शन कर कर उस पुस्तक को एक पुस्तक का रूप देना, वो क्या कहलाता है? संपादन करना कहलाता है, संपादित करना कहलाता है। इसमें दो लोगों ने संपादित की है, डॉक्टर नगेंद्र और दूसरा डॉक्टर हरदयाल। आपसे बार बार कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है, बड़ी परीक्षाओं में पूछेगा, आप बीए फर्स्ट ईयर में या बीए फाइनल ईयर में ये प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि बहुत सारे इतिहास ग्रंथों के नाम दे दिए गए और आपसे पूछ देता है कि इसमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक ही इतिहास ग्रंथ है जिसको लिखा नहीं गया है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। ये सन 1973 ईस्वी में ये पुस्तक आती है, सन 1973 ईस्वी, 1973। इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ और व्यवस्थित रूप से आया जिसको लिखने और उसको पढ़ने में भी आसानी होती है, वो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य संवेदना और स्वरूप का विकास। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ये पुस्तक 1986 में आ रही है, लेकिन इसकी भाषा बेहद सरल, बेहद रोचक और पाठक प्रिय नजर आती है कि इसको एक बार अगर इस इतिहास ग्रंथ को कोई पढ़ रहा है तो बोर नहीं होगा, इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और संवेदना का विकास, ये 1986 ईस्वी में आई है, सन 1986। और इसको लिखा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब मैं चाहूंगा कि जितनी बातें मैंने आपसे की, और एक चीज यहां पर और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो पुस्तक लास्ट वाली मैंने लिखी, इस पर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और इस पुरस्कार का नाम है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है इस इतिहास ग्रंथ पर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, व्यास सम्मान मिला है हिंदी साहित्य का। अब कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम बस मैं केवल आपको लिखाऊंगा, आप लाइन से उनके नाम लिख लीजिए जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 आप लिख लीजिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य। अब ये सब मैंने जो बातें करनी थी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों में बात कर ली है। अब कुछ इतिहास ग्रंथ बस ऐसे हैं जिनका केवल आपको नाम लिखने की आवश्यकता है, कि उनका नाम आपको पता रहे कि भविष्य में कि हाँ ये इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो हिंदी साहित्य, क्या बोला मैंने? हिंदी भाषा एवं साहित्य, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य। और ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हो सकता है मार्कर से आपको दिखाई ना दे, हल्का हो गया है, लेकिन मैं इतना स्पष्ट बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी को सुनाई ना दे या समझ में ना आए, ठीक है। तो अगला एक और इतिहास ग्रंथ आप लिखिएगा, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा, हिंदी
काव्य धारा। अब जो नाम है वो बड़ा चर्चित नाम है हिंदी साहित्य का, और मैं आपको कुछ चीजें कभी कभी क्या होता है कि मैं विषय से इतर भी बताता हूं, लेकिन वो आपके काम की हैं। इस पुस्तक को हिंदी काव्य धारा को 1941 में ये लिखी गई, ठीक है, 1941 में, सॉरी 1944 में, 44 में, 1944 में लिखी गई, और इसको लिखा पंडित राहुल शांकृत्यायन ने। पंडित राहुल शांकृत्यायन, पंडित राहुल शांकृत्यायन। अब समस्या क्या है, कभी कभी वर्तनी शुद्धि का प्रश्न आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है, वहां पर आप शांकृत्यायन जैसे शब्द पूछ दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कवित्री नहीं लिख पाते होंगे। अब एक टास्क ये भी मैंने दिया, आप कमेंट में कवित्री लिख के दिखाओ कितने लोग सही लिखते हो, बिना देखे बिना जाने। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री है, लेकिन बहुत सारे लोग कवित्री ऐसे लिखेंगे, कवित्री, ठीक है, कवित्री, मतलब कैसे भी लिख देंगे, लेकिन कवित्री कैसे सही से लिखा जाए ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1960 ईस्वी में। मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला इतिहास जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, ये 1960 ईस्वी में लिखा गया, और इसको लिखा है नलिनी विलोचन शर्मा। 1960, नलिनी विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन है, साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा, ये इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा ने लिखा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा गया जो नागरी पचानी सभा द्वारा ही प्रकाशित है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, चल रहा है कि बंद हो गया? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, यह नागरी पचानी सभा द्वारा प्रकाशित है, और इसमें एक प्रश्न आपसे बार बार पूछता है बड़ी परीक्षाओं में, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसको नागरी पचानी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैंने इससे पहले भी एक, अब आपसे एक और प्रश्न, हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ नागरी पचानी सभा द्वारा प्रकाशित था? अब ये कमेंट में भी बताना है, और यहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो भी बताएंगे। अभी मैंने मुश्किल से 2-3 मिनट पहले नागरी पचानी सभा पर बेहतर ढंग से बात की है। नागरी पचानी सभा से ये इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसको अलग अलग विद्वानों से अलग अलग जगह में बताया कि ये भी इतिहास ग्रंथ एक प्रकार से संपादित इतिहास ग्रंथ है। 1961 में प्रकाशित हुआ है, 1961 में, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये कितने खंडों में है? 16 खंडों में है। 16 खंडों में है ये इतिहास ग्रंथ। नाम से स्पष्ट है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य का बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखा गया। ये 16 खंडों में प्रकाशित है। प्रत्येक खंड के अलग अलग विद्वान उसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जिन्होंने लिखा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूं। अब मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, वो कहां से प्रकाशित है?
दूसरा प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई और कहां स्थापित है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पूरा, कि पूरे उत्तर उसमें लिखे हों। अगर मेरे सामने बैठे होते तो जितने विद्यार्थी मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं बिना पूछे, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, शिक्षक और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें संवाद, क्लास में संवाद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर संवाद नहीं है तो फिर वो कथा नहीं है सत्यनारायण भगवान की लास्ट में कि आप जय बोल दीजिए, ठीक है, और काम खत्म। पठन पाठन का मतलब यही है कि कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, कुछ नई बात निकल कर आए, चलो नया रास्ता बनाए। अगर हम ही बोलते रहेंगे तो फिर चीजें स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ये हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हो गया। 2-4 और लिख लीजिए, बस इसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा। एक पुस्तक है साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि, डॉक्टर मनेजर पांडे, डॉक्टर मनेजर पांडे। डॉक्टर मनेजर पांडे जी अब इस दुनिया में नहीं है, जेएनयू में प्रोफेसर थे। डॉक्टर नामवर सिंह, एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य का, उनके शिष्यों में से एक डॉक्टर मनेजर पांडे। ये 1981 में ये पुस्तक आई है, 1981 में, 1981 में, 1981 ईस्वी में। इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ लिख लीजिए जो एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 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 डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, 1996 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। ये इतिहास ग्रंथ विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। बच्चन सिंह ने एक नई इतिहास दृष्टि से ही इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने शुक्ल जी की बहुत सारी अवधारणाओं को खंडित भी किया है और बहुत सारी अवधारणाओं को समर्थन भी दिया है। तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ, एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ। अगला, ये प्रकृति और पुरुष का मेल है। पूरा संसार प्रकृति और पुरुष के मेल से ही स्थापित है। स्त्री और पुरुष दोनों संसार रूपी वाहन के दो पहिए हैं, बिना उनके ये संसार चल नहीं सकता है। और वैसे भी हम बस हमारे भारत में शुरुआत से ही देवियों की पूजा होती रही है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो मात्र देवी की पूजा आपको दिखाई देगी सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत सारी स्थितियों में। और हम तो उस देश में रहते हैं जहां पर शिव भी जिस शक्ति के बिना अधूरे हैं वो शक्ति नारी है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव ने केवल स्त्री और पुरुष के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए अर्धनारीश्वर रूप भी वो लेते हैं। तो अब हिंदी साहित्य उससे अछूता कैसे रह जाता है। एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। सुमन राजे, सुमन राजे 2003 में। इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। इसको लिखा है नीलाभ ने, इसको संपादित किया है, लिखा नहीं है, संपादित किया है, ठीक है,
संपादित किया है किसने? नीलाभ ने। नीलाभ 2004 में। 2004 में 2004। और अब मैं एक अंतिम इतिहास ग्रंथ पे बात करके मैं कुछ और बातें करूंगा, कुछ आपसे प्रश्न करूंगा, और अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन पे बात करेंगे। एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का, ओझल नारी इतिहास। ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ये 2012 में लिखा गया और नीरजा माधव द्वारा जी लिखा गया। ये हिंदी साहित्य की प्रमुख स्त्री कथाकार हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 में नीरजा माधव द्वारा। अब इसमें से कुछ इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जो स्त्री कवित्रियां, जिनको बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने इतिहास में शामिल किया और बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो इतिहास तो बार बार अवलोकन करने की चीज है। हम जितनी बार अपने अतीत को देखेंगे, जितनी बार हम अपने इतिहास को देखेंगे, उसमें से हम कुछ नई बातें निकाल कर लाएंगे। तो अब आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहा होगा, इतनी किताबें लिखने की आवश्यकता ही क्या थी? क्योंकि हर विद्वान अपने स्तर से हर व्यक्ति को देख रहा होता है। आलोचना, साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना है। द लिटरेचर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जीवन की आलोचना है। अब आलोचना करने का मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना नहीं। जैसे हम अपने परिवार में, अपने समाज में एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो निंदा करना उद्देश्य नहीं है आलोचना का। आलोचना का उद्देश्य क्या है? कि किसी भी चीज के तथ्य को, अब आलोचना को मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आलोचना मतलब करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं आलोचक। ठीक। अब आलोचक कौन है? आलोचक किसी दरवाजे की देवड़ी पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो दरवाजे के अंदर भी देख रहा है और दरवाजे के बाहर भी देख रहा है। अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, आलोचक बनना है हमें, तो हमें अच्छा बुरा दोनों देखना होगा। किसी एक पहलू पर अगर हम केंद्रित होकर पूर्व से विचारधारा बनाकर अगर किसी बात पर बात कर रहे हैं, तब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति होता है, वो कभी बेहतर आलोचना नहीं कर सकता। अगर आप, इसीलिए कवि ने कहा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है तो उससे भागिए मत। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका भला चाहते हो। इसीलिए एक निबंध है, मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, पढ़िएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, मित्रता। शुक्ल जी ने बहुत पहले वो निबंध लिखा और उन्होंने, आज 21वीं सदी में वही चीज है। आपकी दोस्ती होना बहुत आसान काम है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एक कहावत है, एक फ्रेज है अंग्रेजी में। जो दोस्त आपकी आवश्यकता में है वही आपका सच्चा मित्र है। शुक्ल जी ने बताया उस निबंध में कि दोस्ती करने के लिए क्या होगा। आप या तो किसी चाय की दुकान पर बैठिए, एक चाय अपना पीजिए, 4 चाय और लोगों को पिलाइए, आपके दोस्त तैयार। ठीक। ये इनको दोस्त कहना उचित नहीं है शुक्ल जी की दृष्टि में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही बताया, आपके पास गाड़ी है, आज की डेट में यही सह दोस्ती होती है। आपकी जेब में पैसा है, आपके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, बहुत सारे परिचित बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो पैसा नहीं हो, फिर आपको कोई एक कप चाय पिलाए। चाय पिलाना तो एक छोटा सा मतलब उदाहरण है। मतलब मित्र वही है जो आपके दुख, आपके संकट में आपके साथ है। मित्र वो है जो आप गलत रास्ते पे जाएं तो आपको सचेत करे कि नहीं भाई, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे मत जाओ। लेकिन अगर मित्र आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, जिधर मन करे उधर जाओ, या आपको उस तरफ रास्ते की तरफ, गलत रास्ते की तरफ प्रमोट कर रहा है, तो आप तुरंत उससे अपना साथ छुड़ा लीजिए, क्योंकि वो आपको सीधे नर्क में लेके जाएगा। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताए। फ्रेंड कभी चापलूस नहीं होना चाहिए, चरण वंदना करने वाला नहीं होना चाहिए। दोस्त वही है जो मुंह पर गलत को गलत, सही को सही बोल सके। शिक्षक हूं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान दूंगा ही, ठीक है, तो इसलिए वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये याद रखिए, दोस्ती, जब दोस्ती किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन से तो एक बार आप सचेत हैं, लेकिन दोस्त अगर घात करेगा
तो बचना नामुमकिन है। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, विश्वसेत अति ना विश्वसेत। विश्वास तो करना पड़ेगा, जीवन जीना है तो। परम सत्य है, अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आप या ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बातों पर ही ट्रस्ट ना करो कि ये सही पढ़ा रहे हैं कि गलत। तो ट्रस्ट कभी करो जब मैं देखो भाई कहीं और पढ़ो, इसीलिए तो आप विद्यार्थी हो, पढ़ो कि हाँ टीचर क्या पढ़ा रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं। तो मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं कि आप बढ़िया बेहतर ढंग से पढ़ो, जो मुझमें कमियां होंगी वो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा धर्म मानता हूं, कि अगर आप मान ले रहे हैं अपनी गलती को तो आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उसमें सुधार कीजिए। इसलिए विश्वसेत अति ना विश्वसेत, किसी पे अति विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न हुआ भय आपको समूल नष्ट कर देता है। विश्वास तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपको हर जगह शंका करने का कोई समाधान नहीं होता है। कोई डॉक्टर आज तक उसका इलाज नहीं कर पाया। अगर शंका और शक पाल लोगे तो आप जीवन में हर प्रति सेकंड आप घुट घुट के जियोगे। लेकिन किसी पे अति विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ भय आपको समूल नष्ट कर देता है। इसीलिए मित्र बनाइए, सब कुछ रखिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने अंत करते समय यही बोला था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखियों गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। अपनी फीलिंग्स सबसे मत बयां करते चलिए, उन्हीं से बयां करिए जो आपको समझ रहे हो, क्योंकि नहीं तो लोग इठलाने लगते हैं। इठलाने का मतलब समझते हो? इतराना, बेवजह का इतराना। अरे यार मैं ना सुनूं तो मर जाए, तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आदमी के अंदर हमेशा इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने दुख का सामना खुद कर सके। ये मन्नू भंडारी लिखती है। तो ये सब मैंने इतिहास ग्रंथ इतने सारे बता दिए आपको। अब इन इतिहास ग्रंथों को एक बार आप रीड करिए। जो प्रश्न आपको होंगे, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अभी आपकी लूंगा, उसमें अपनी डाउट क्लियर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।